तो यहाँ का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है, वहां का लेवल बिल्कुल अलग है। फाइनल का लेवल जो है ना फाउंडेशन का, वो बहुत छोटा लेवल होता है। वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि लॉ बदल जाता है। जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहां पढ़ा, या आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पढ़ा, वो भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन वहां जो लेवल है वो अलग है, यहाँ लेवल अलग है। तो इंटर में अगर आप आए हैं तो फाउंडेशन में जो भी आपने पढ़ा है ना लॉ में, उसको बिल्कुल भूल जाइएगा, कुछ काम का नहीं है वो। हम बिल्कुल सब कुछ नए सिरे से पढ़ने वाले। तो पूरा जो आपका लॉ है वो इस तरीके से 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा: कंपनी लॉ, अलाइड लॉ एंड एथिक्स, राइट। कंपनी लॉ वाला पोर्शन आपका बिल्कुल सेपरेट चलेगा, ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे। अलाइड लॉ और एथिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, एथिक्स में क्या है? एथिक्स में कोई लॉ नहीं है, एथिक्स में देयर इज नो लॉ। इसमें लॉ नहीं, ये सिंपल, आपने अगर बचपन में जब 11th 12th में मैनेजमेंट स्टडीज या बिजनेस स्टडीज के नाम से एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो जो जैसा था ना बिल्कुल सेम वैसा ही है। सो देयर इज नो लॉ, इट इज लाइक मैनेजमेंट काइंड ऑफ स्टडी। मैं लिखता नहीं हूं, बस इतना ही आप सुन लीजिए। इसमें कोई लॉ नहीं पढ़ना, कोई एक्ट नहीं है, बाकी सब में एक्ट है। एंड trust me, the way to study the act in inter is completely different the way you studied in the foundation। बिल्कुल अलग है। अभी आप प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हैं, फाउंडेशन भूल जाओ। फाउंडेशन को 11 12 के लेवल है, वहां जैसे आपने पढ़ा, जो तरीका पढ़ा वो भूल जाइए। यहां आपको बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। आपको यहां पे सेक्शन नंबर भी काम आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह हम आपको बोलेंगे सेक्शन नंबर याद करना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केस लॉस। कुछ एक जो के केस लॉ आएंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फाउंडेशन में याद करते थे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते थे तो यहां याद करने पड़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन। बेटा लैंग्वेज का बहुत रोल होता है। देखो लॉ में क्या होता है ना, लैंग्वेज का सारा खेल होता है। यदि आपको लॉ का लैंग्वेज लिखना नहीं आता है ना, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमारा फोकस इस बात पर होता है कि जो लैंग्वेज हम यूज करें वो, देखो ना, आप समझो आज एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है। एक लॉ नॉन प्रोफेशनल को भी आता है, वो जो प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार। जैसे आप किसी वकील के जाएंगे ऑफिस में, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस पे जाएंगे, या सीएमए के ऑफिस पे जाएंगे, तो 2 4 5 आपको एम्प्लॉइज ऐसे भी मिलेंगे जो सीए में नहीं होते, बट दे आर वर्किंग देयर फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। सो दे लर्न समथिंग, लाइक थोड़ी बहुत चीजें सीख गए। लेकिन कोर्ट में या जब आप ट्रिब्यूनल में जाके अपना केस लेते हैं, तो वो बंदे जाके पेश नहीं कर सकते केस को, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉ लैंग्वेज। दे कैन गिव यू द जनरल इंटरप्रिटेशन, कॉमन इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन लॉ की लैंग्वेज नहीं आती उनको। तो लॉ की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी टिपिकल होती है। और लॉ की लैंग्वेज में होती है 2 प्रॉब्लम। वो ये 2 प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम ये कि उसके 2 मीनिंग भी निकल सकते हैं। आपने कभी कोर्ट में 2 वकीलों को लड़ते हुए देखा होगा, पिक्चर में या किसी सीरियल में या रियल लाइफ में। अब सवाल ये कि 2 वकील आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर को लेकर जो हमारा वो है, क्या नाम है, आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, राइट, या सीआरपीसी, उसमें लिखा हुआ है ना सीधा कि अगर मर्डर करा तो 14 साल की जेल, बात खत्म। ये बात किसको नहीं पता? जो वकील उस मुजरिम को बचा रहा है उसे नहीं पता, या जो उस मुजरिम के ऊपर आरोप लगा रहा है उसे नहीं पता, या जज साहब को नहीं पता। बताओ किसको नहीं पता ये? तो सवाल ये कि फिर वो दोनों बात किस पे कर रहे हैं? फिर उनकी बहस का मुद्दा क्या है? क्यों लड़ रहे हैं वो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो किस बात पे लड़ रहे हैं फिर? लाइक शी इज द लॉयर ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे, शी इज द लॉयर ऑफ डिफेंडेंट। अभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हो आप? मर्डर करा, 14 साल की जेल है, ये तो पता है। देन व्हाई देयर इज एन आर्ग्यूमेंट? किसने क्या साबित करने के लिए? क्या नहीं मर्डर करा, कि मर्डर नहीं करा, ये साबित करने के लिए। अच्छा, और अगर मान लो जो वकील बचा रहा है वो ये कहे मर्डर तो मैंने करा है, मैं बचा रहा हूं, मैं वकील हूं, बचा रहा हूं, मैंने कहा मर्डर तो इसी ने करा है, फिर सजा कम नहीं होती है मर्डर की? तो लॉ में लिखी हुई है। लड़ाई इस बात पर है कि मर्डर क्यों किया गया। लॉ ये कहता है कि मर्डर करा तो 14 साल की जेल, लेकिन लॉ ये नहीं कहता कि मर्डर क्यों किया गया तो सजा। अब दोनों वकील अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। एक वकील ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि मर्डर करने पे 14 साल की जेल, लेकिन जिसने ये लॉ बनाया उसका इंटेंशन क्या था कि अगर किसी ने इंटेंशनली किसी का मर्डर करा तो जेल। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो लाइन लिखी गई है कि मर्डर करने पे 14 साल की जेल, ये उस केस के लिए नहीं है जब किसी का मर्डर अनइंटेंशनली हुआ या अपने आप को बचाने के लिए हुआ। क्या बोलते हैं उसको? अपने आप को बचाने के लिए मर्डर करते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में किया गया। लेकिन लॉ में लिखा हुआ नहीं है। अब लॉ में तो खाली इतना लिखा है मर्डर करा तो 14 साल की जेल। अब एक वकील प्रूफ कर रहा है कि अगर मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया तो सजा नहीं मिलनी चाहिए,
दूसरा वकील प्रूफ कर रहा है कि अगर सेल्फ डिफेंस में हो या ना हो, मर्डर करा, सजा मिलना चाहिए। जैसे आप दोनों की बात सुनेंगे, जिसके आर्ग्यूमेंट उनको अच्छे लगेंगे ना, उसके फेवर में वो डिसीजन देंगे। तो दोनों वकील इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं लॉ की, और लॉ की इंटरप्रिटेशन का ही सारा खेल होता है। वरना एक वकील वो भी है जो आरटीओ के बाहर बैठता है और रोज के 100 200 500 रुपए कमाता है ठप्पे लगा के, और एक वकील वो भी है जो मर्सिडीज में घूमता है और जिसका 7 करोड़ रुपए का टोटल ग्रॉस कलेक्शन है पर मंथ, यानी महीने का कलेक्शन उसका 100 करोड़ से ऊपर का है, क्योंकि वो एक हियरिंग में जाने के 20 लाख रुपए लेता है। और साल महीने भर में अगर उसने 20-25 हियरिंग भी कर दी तो उसकी फीस हो गई उस पूरे महीने की मोटा मोटी नाना करते भी तो 4-5 करोड़ रुपए। क्या फर्क है दोनों वकीलों में? दोनों ही वकील हैं, दोनों ने लॉ पढ़ा है, एलएलबी दोनों ने करा है। इट्स ऑल अबाउट उनको लॉ का इंटरप्रिटेशन निकालना कितने अच्छे से आता है। तो आपको दो तरीके से पढ़ना, एक तो होता है रट लें, जैसा कि आप फाउंडेशन में करते थे, रट लिया, ये प्रोविजन है, बात खत्म। हमें वो नहीं चलना है। वी नीड टू गो इनटू द बेसिक्स ऑफ द प्रोविजन, कि ये प्रोविजन आखिर बना क्यों। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट एनी एक्ट व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक फैक्ट्रीज एक्ट है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, वहीं से चालू करेंगे। मैं आपको फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाना चालू करता हूं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच मस्ट कम इन योर हेड इज व्हाई फैक्ट्रीज एक्ट, क्वेश्चन मार्क। है ही क्यों, मतलब क्यों है फैक्ट्रीज एक्ट, पढ़ी क्यों रहे? फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट कम इन योर हेड। If I am not telling you the answer of this question right beginning from the act, you must ask me this question कि सर पहले आप हमें ये बताएं कि आखिर ये एक्ट क्यों, ये जो क्यों, क्यूरियोसिटी अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही है ना, so trust me there is no sense to study। फिर आप वही वाले वकील बनेंगे जो आरटीओ के बाहर बैठे। आप दो ही तरह के वकील बनेंगे, या तो आरटीओ के बाहर बैठना है, या तो आपको अपना अपना पर्सनलाइज्ड केबिन लेके, चैम्बर लेके, बड़ा सा ऑफिस लेके क्लाइंट्स को डील करना है, मर्सिडीज में घूमना है। Now you need to decide that which kind of the lawyer you want to be. Same happens for the CMA. If you knows how to make interpretation, okay, then only you can be. आप सोचो ना, भारत के अंदर कितने सारे कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते होंगे? More than 1000 perhaps, or maybe 10,000, I don't know how much, but 10,000 मान लेते हैं। Out of 10,000 only 10 or 20 or 50 cost accountants are those जिनके पास हर बड़ी कंपनी अपनी कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहती है। 10,000 कॉस्ट अकाउंटेंट में से 50 ही कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे हैं जिसको ना टॉप 10 कॉस्ट अकाउंटेंट्स, टॉप 10 कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म्स, हर बड़ी कंपनी उन्हीं से अपनी कॉस्ट ऑडिट कराना चाहती है ना। तो क्वेश्चन इज लाइक ऐसा क्या कर रहे हैं वो? पढ़ाई तो उन्होंने भी वही करी जो हमने करी, फिर वही 50 टॉप पे क्यों है, बाकी 9,950 क्यों नहीं? बिकॉज दे डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशंस। तो क्लाइंट का केस आता है ना, वहां जाके प्रेजेंट करने में, भाई साहब वकील जो है ना 1 मिनट के अंदर आपको बाहर करवा देगा यदि आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी लॉ, इवन द सेक्शन ऑफ लॉ, इट हैज टू बी स्टडीड विद द मोटिव टू नो द रीजन व्हाई दिस सेक्शन इज केम इनटू एग्जिस्टेंस। रटना इज नॉट द सोल्यूशन। रटने का काम तो आप जब अपना रिविजन करोगे ना तब भी कर लोगे, उसके लिए हमारी जरूरत थोड़ी ना है। हमारी जरूरत है आपको लॉ समझाने की। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना। अभी मैं आपको इसका वेटेज दिखाता हूं, वेटेज कितना है। वैसे तो कुछ काम का नहीं होता वेटेज, क्योंकि हमें सब कुछ इक्वली प्रिपेयर करना है, बट अगर आप कंपनी लॉ का वेटेज देखेंगे तो इंडिविजुअली 40 नंबर का है जो आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे। मैं आपको जो वेटेज कवर कराऊंगा वो ये वाला है, ठीक है, जिसमें से एथिक्स अपने आप में 15 नंबर का है पूरा का पूरा थ्योरी याद करने वाला है, समझकर याद करना है। लॉ जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 15 नंबर का वेटेज है। यहां आप देख रहे हैं इतने सारे लॉ जो मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, एलएलपी, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल सिस्टम, इन सबका कुल मिलाकर वेटेज 30 मार्क्स है। इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और सबसे कम वेटेज है इन दोनों का। इन दोनों का मिलाकर 5% का वेटेज है, मिलाकर। और इनमें से वैसे भी क्वेश्चंस कम आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही मिलेंगे आपको, जब आप एग्जाम लिखेंगे तब देखेंगे। अब हम लोग भी यहाँ पर आपके पास्ट क्वेश्चंस जब लेंगे या स्कैनर लेंगे, देन यू विल फाइंड कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे। ये पूरा न्यू है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। न्यूली इंट्रोड्यूस मतलब इतना भी नया नहीं है, लेकिन न्यूली इंट्रोड्यूस से हमारा मतलब है कि इसको आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो सिलेबस 2022 है उसी से आया, तो 2-3 अटेम्प्ट ही निकले अभी तक इसको इंट्रोड्यूस हुए, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये नया है और जो नया होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू। तो आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारे ही पढ़ने हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो इन सबका मिलाकर वेटेज 10 नंबर का है, और कोड ऑफ वेजेस ये भी नया है।
इससे पहले हम लोग कोड ऑफ वेजेस नहीं पढ़ा करते थे, इससे पहले 3 अलग अलग एक्ट पढ़ा करते थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और बोनस एक्ट। तीनों को मिलाकर इन्होंने एक सिंगल एक्ट बना दिया, कोड ऑफ वेजेस। तो ये थोड़ा सा नया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, अभी के लिए मैं आपको जो हम अभी एक्ट स्टार्ट करेंगे वो हम यहां से करेंगे, क्योंकि देखो यहां तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप पढ़े हुए, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा अभी पढ़ने में, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए। नई चीज नहीं है, नई चीज है फैक्ट्रीज एक्ट, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो यहां से आपको पढ़ाएंगे। और अब आज से आप देखिएगा कि क्या डिफरेंट होता है लॉ पढ़ने का तरीका एज कंपेयर टू इंटर। उधर क्या था और यहां क्या था। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या तरीका है पढ़ने का, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। ये उधर मैंने लिस्ट बना दी है, अगर आपको कॉपी करने की जरूरत हो तो कर लीजिएगा, बाकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना कहां से और कैसे है, यानी हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, वो मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, आपको स्टडी मटेरियल यहां से मिलेगा। इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, आप यूज करना चाहते हैं आप यूज करें, नहीं करना चाहते मत यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ काम का नहीं है स्टडी मटेरियल। हमने आपको अपने नोट्स खुद देने हैं। तो अभी आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे डीसीसी के अंदर, यू विल गेट द नोट्स, कंप्लीट नोट्स है। तो आपको नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई अदर स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, अगर मिल गए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले हैं तो आपको मिल जाएंगे कंप्लीट नोट्स फॉर ऑल द चैप्टर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको कंपनी लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, उसके भी मिलेंगे, बट वो रविंद्र सर आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा हम आपको एक चीज और देते हैं, वो हम आपको देते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का एक पूरा कलेक्शन। आप इसे क्वेश्चन बैंक बोलें, हमारे पास इसके और बहुत सारे नाम हैं, हम लोग क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, कई इसको रेडी रेकनर बोलते हैं, या आप इसे रिवीजन बुक बोले, जो भी आपको बोलना है। इसमें पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आज तक तो बेटा ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी एग्जाम आया हो और उसमें इसके बाहर कुछ भी आया हो। लास्ट जो अभी अपना दिसंबर में एग्जाम हुए उनको शामिल करते हैं बता रहा हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों के बाहर कुछ भी आया हो, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। यानी आपको ना तो ICMAI का स्टडी मटेरियल चाहिए, वो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको आप थॉरोली इग्नोर कर दें, रखे रखे, जरूरत पड़ेगी मंगा लेंगे, बट जरूरत पड़ेगी नहीं तो उसको नहीं पढ़ना आपको। और कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी नहीं करने, हम आपको देंगे, इसमें से करना है आपको बस। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का अलग से कोई अगर क्वेश्चन बैंक है तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, एक तो नोट्स और प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ये बात समझ में आ गई, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, ये दोनों आपको यहीं से मिलेगा, हम लोग यहीं से आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है।